अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने पढ़ना होगा क्रूयन के बारे में। क्रूयन क्या होता है बेटा? क्रूयन किसे कहते हैं? क्रूयन कहते हैं किसी चीज़ का गल सड़ जाना। मेटल का गल सड़ जाना वो भी क्रूयन कहलाएगा। तो क्रूयन की डेफिनेशन क्या होगी? क्रूयन कैसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके, किसी चीज का केमिकली डिके खत्म हो जाना, डिकम्पोज हो जाना ऑफ अ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कि मेटल का डिके खत्म हो जाना, गल सड़ जाना ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम, एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर मौजूद वाटर और एयर की वजह से, उसे कहा जाता है क्रूयन। सराउंडिंग मीडियम क्या होगा इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सराउंडिंग मीडियम आपसे ये समझ लो कि जो हमारे पास मौजूद होगा एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्ट नमी होती है और जो हमारे पास एटमॉस्फेयर मौजूद है एयर, ये दोनों मिलकर क्रूयन का प्रोसेस करते हैं। तो क्रूयन का प्रोसेस के लिए लाजमी होते हैं सराउंडिंग मीडियम, इसे कहा जाता है। तो बेटा क्रूयन किस तरह होती है इसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से दो के नाम लिखे हुए हैं, एसिडिक थ्योरी, एसिड थ्योरी, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक थ्योरी को एक्सप्लेन करना होगा और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंदर हमें एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह कोई भी मेटल गल सड़ जाता है। बेटा आसान सी थ्योरी है। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसके पहले दो मेन पास्टुलेट्स हैं। वो पास्टुलेट क्या है? इसमें यह कहता है हमारे पास कि जो प्योर मेटल डज नॉट क्रूड, अगर कोई मेटल 100% प्योर होगा, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, तो उसे कभी जंग नहीं लगेगा या उसके ऊपर वो कभी भी गल सड़ नहीं जाएगा, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। नंबर 2, तो फिर वो उसकी क्रूयन कब होगी? वो कब गल सड़ जाएगा? कि इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल काज क्रूयन। जब इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं, जब इंप्योरिटीज होंगी मेटल के साथ, वो उसकी क्रूयन करती है। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं हमारे पास मौजूद है एक मेटल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के अंदर हम थोड़ी सी मिकदार शामिल कर देते हैं कॉपर की, एज अ इंप्योरिटी समझ लें। एल्यूमिनियम है, जब एल्यूमिनियम के अंदर कॉपर को शामिल करेंगे फिर क्रूयन का प्रोसेस होना चाहिए उसके मुताबिक। जब एल्यूमिनियम के अंदर हम कॉपर को ऐड करते हैं तो क्या होगा? एल्यूमिनियम और कॉपर होगा, और इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होगा मॉइस्ट एयर भी साथ इन्वॉल्व होगी। मॉइस्ट एयर मतलब एटमॉस्फेयर से लेंगे मॉइस्ट नमी, मतलब कि एटमॉस्फेयर से अंदर मौजूद होगा जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसे मॉइस्ट एयर का नाम देंगे। मॉइस्ट एयर हवा में से जो इन्वॉल्व होगा वो होगा पानी, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ये भी सरफेस, मेटल की सरफेस पर मौजूद होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है, तो ये चीजें मौजूद होंगी। अच्छा, जो मैंने बात की एटमॉस्फेयर की, पहले उसे क्लियर करते हैं। बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? मॉइस्ट एयर। मैंने कहा मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्ट नमी, पानी होगा, ये भी उस मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये रॉड पड़ा होगा जिसमें एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से हो रहा है ना। एटमॉस्फेयर से क्या आएगा? पानी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी किसकी शक्ल में होगा? पानी जो है H2O आयोनाइज होकर क्या बनाता है? ये बनाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा। इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है पानी H2O, और दूसरा क्या बोला मैंने अभी? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो एटमॉस्फेयर में जो पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं H2CO3, और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ये एसिड बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये दोनों कहां से? ये दोनों एटमॉस्फेयर में है। पानी वाटर वेपर की फॉर्म में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, कार्बोनिक एसिड है। तो ये जो एसिड है H2CO3, एसिड आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? एसिड हमेशा H आयन देता है, तो H पॉजिटिव बना देगा और HCO3 नेगेटिव बनाएगा। तो इन तीन इक्वेशन को देखने के बाद अब मैं सिंपली क्या कहूंगा कि जो हमारे पास मेटल है, जिसमें क्या था? एल्यूमिनियम और कॉपर था, एल्यूमिनियम और कॉपर है, इसके साथ एटमॉस्फेयर से कौन कौन सी चीज कांटेक्ट कर रही होगी? आयंस की बात करते हैं। आयन में कौन कौन सा होगा? एक हाइड्रोजन आयन इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा होगा,
एक इसके अंदर OH आयन डायरेक्ट कंटैक्ट कर रहा होगा, और तीसरा कौन सा कर रहा होगा, HCO3 माइनस आयन कंटैक्ट कर रहा होगा। तो मैंने इन तीनों में से निकाल दिए ना, इन तीनों में कॉमन यही निकलता है HOH और HCO3। H2CO3 नहीं लिखेंगे, आयोनाइज होकर लिखा, वही से लिखेंगे हम। तो ये तीन चीजें हमारे पास उससे डायरेक्ट कंटैक्ट कर रही हैं। पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, अभी मैंने बोला था एटमॉस्फेयर से कंटैक्ट करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो आयोनाइज होते हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी शक्ल में होंगे, HOH और HCO3 माइनस, HCO3 माइनस की फॉर्म में मौजूद होंगे। बेटा ये तीन होंगे एटमॉस्फेयर से। कैसे होंगे, ये तीन इक्वेशन याद कर लेंगे, ये एटमॉस्फेयर से आ गए। अब जैसे मौजूद होंगे तो फिर वहां पर गैल्वानिक सेल, उस रॉड के ऊपर गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा। गैल्वानिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड एस्टैब्लिश हो जाएंगे। एनोड पर हमेशा क्या होती है, एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास तो दो मेटल मौजूद है, हमारे पास मेटल मौजूद है कॉपर और हमारे पास मेटल मौजूद है एल्यूमिनियम। दोनों ही मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, कॉपर या एल्यूमिनियम? बेटा इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा जो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, कॉपर से ज्यादा एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर देखो तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, एक हमने पेज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसके अंदर एल्यूमिनियम ऊपर लिखा हुआ है। इसकी रिएक्टिविटी, इसकी ऑक्सीडेशन की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज्यादा है कॉपर से। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आप वहां से भी देख सकते हो। वैसे हम ये एल्यूमिनियम में पड़ जाता होगी, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मैंने यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एल्यूमिनियम लूज करेगा, जबकि कॉपर वैसे का वैसा रहेगा, Cu रहेगा। कॉपर अब कहां पे आ जाएगा, कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर होगा, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटमॉस्फेयर में से जो हाइड्रोजन आया था। हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड पर होगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा हाइड्रोजन गैस। मैंने 3/2 लिखा है बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H2 + एक H बनेगा, वो मजीद रिएक्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस का बनेगी कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर एल्यूमिनियम बना, एल्यूमिनियम +3। ये जो एल्यूमिनियम +3 बना, ये एटमॉस्फेयर से जो मौजूद था OH नेगेटिव, ये एल्यूमिनियम OH नेगेटिव से रिएक्ट कर जाता है और ये बना देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसॉल्व होकर रिमूव हो जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा और रिमूव हो जाएगी। तो मीन के एल्यूमिनियम की क्रूयन हो जाएगी, एल्यूमिनियम खत्म होना शुरू हो जाएगा, जबकि कॉपर वैसे का वैसा रहेगा। ये मैंने किस तरह बोला, इसे मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा इसी को रिवाइज करते हैं। बेटा मैंने क्या कहा, ये देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक रॉड था जिसके अंदर मौजूद था कॉपर और एल्यूमिनियम। जब एटमॉस्फेयर ने इसका कांटेक्ट किया, एटमॉस्फेयर से क्या आया, एटमॉस्फेयर से आया HOH आया, और एटमॉस्फेयर से क्या आया, HCO3- आएगा। ये तीन चीजें एटमॉस्फेयर से आती हैं, हमने यहां पर लिखी हैं बना के, ये तीन चीजें आएंगी। अब क्या होगा, यहां पर एक गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश होगा जिसमें एनोड, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों मौजूद है। अभी मैंने बोला है एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एल्यूमिनियम बन जाएगा Al+3 की शक्ल में। ये जो एल्यूमिनियम +3 बनेगा, ये एल्यूमिनियम +3 एटमॉस्फेयर से जो मौजूद होगा OH आयन, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम जब OH से मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यहां से डिसॉल्व होकर रिलीज हो जाएगा। जबकि जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन गेन कर लेगा, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव था ना, तो ये क्या बना देगा, H बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन अगर हो तो 3 गेन कर लेगा, H और H बन जाएगा। H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो H बन जाएगा, जो क्या बन जाएगा, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जबकि कॉपर वैसे का वैसा रहेगा। तो एल्यूमिनियम क्रूड होके निकल गया। इस सारे से हमें ये मालूम हुआ, रिजल्ट ये मालूम हुआ, जब भी दो मेटल आपस में कंटैक्ट करते हैं
तो क्रोयन किसकी होगी? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जनरली क्या होगा? व्हेन एन एक्टिव मेटल हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is in contact with the less active metal lower in electrochemical series then active metal corrode। तो एक्टिव मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो उसकी क्रोयन होगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी क्रोयन होगी। इसी के साथ हम इसके साथ एक और कर लेते हैं। इसके आपकी बुक के अंदर आगे लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोयन। प्रिवेंशन के अंदर एक आगे हेडिंग नेक्स्ट पेज पे लिखी होगी, वो लिखा हुआ है जिंक कोटिंग। इसका नाम गैल्वेनाइजिंग भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जिंक कोटिंग, अगर हम लोहे के ऊपर जिंक कोटिंग, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सैक्रिफिशियल क्रोयन का। 3 क्वेश्चन आते हैं, जिंक कोटिंग, या क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ गैल्वेनाइजिंग, या क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सैक्रिफिशियल क्रोयन। क्या मतलब है इसमें? क्या होता है बेटा, जब हम एक लोहे के रॉड के ऊपर लेयर लगा देते हैं जिंक की, जिंक कोटिंग कर रहे हैं ना, जिंक कोटिंग के लिए पहले क्या करेंगे हम? पहले इसके ऊपर जिंक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक की लेयर लगा देते हैं। बेटा जब इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाएगी, जब हम इस आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं तो फिर आयरन को जंग नहीं लगता कभी। क्यों नहीं लगता? हमने इसके ऊपर जिंक की लेयर लगाई है, अंदर मौजूद था आयरन Fe, बाहर किसकी लेयर लगा दी? जिंक की। अब आयरन को जंग नहीं लगेगा कभी भी। क्यों नहीं लगेगा? कि अगर लेट्स सपोज अगर कहीं से जिंक की लेयर खत्म भी हो जाती है और एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर से H पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा और HCO3 नेगेटिव आएगा एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा? यहां पर क्रोयन किसकी होगी? 2 मेटल है ना, जिंक है और आयरन है जो ज्यादा रिएक्टिव है। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन नहीं होगा। जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर की तरफ है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर यहां पर कहीं से लेयर उतर भी जाती है तो अगर क्रोयन स्टार्ट होता है तो क्रोयन जिंक की होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा Zn+2, और यही Zn+2 जो है ये मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से मौजूद OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ, और ये बना देगा ZnOH ट्वाइस, और ये डिजॉल्व होकर रिलीज हो जाएगा। आयरन वैसे का वैसा रहेगा, आयरन को जंग नहीं लगेगा। इसे नाम देते हैं सैक्रिफिशियल क्रोयन का। सैक्रिफिशियल क्रोयन के जिंक खुद को जंग लग के रिमूव हो जाएगा जबकि आयरन को जंग नहीं लगता। ये क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इस तरह की लेयर जो है नॉर्मली पानी के पाइप के ऊपर लगी होती है, उसे जब जंग नहीं लगता, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। अगर क्रोयन स्टार्ट भी होगी तो वो सिर्फ जिंक की क्रोयन होगी, आयरन की नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।